जय श्री राम बच्चों। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझाया था। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब वो आपस में ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बनता है ये भी समझा दिया था, और कैसे बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग और साइडवाइज ओवरलैपिंग ये भी मैंने बता दिया था। आज मुझे तुम्हें ये समझाना है कि वीबीटी यानी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स को की शेप हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। करें शुरू। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास में, है ना। तो बच्चों मेरी एक बात याद रखना, जब भी हाइब्रिडाइजेशन से तुम किसी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करोगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, एक मॉलिक्यूल मीथेन का बनाया था, आपको उस मॉलिक्यूल की सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पहले से ही पता है तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और 2 मिनट में आप उसका हाइब्रिडाइजेशन बना के मॉलिक्यूल की शेप बता सकते हो। लेकिन अगर आपको पहले से हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता तो आपको बहुत कष्ट होने वाला है, दिक्कत होने वाली है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो पहले एक काम करते हैं बच्चों, आज हम लोग मीथेन, इथेन और प्रोपेन इन तीनों को पहले बनाते हैं। इन तीनों मॉलिक्यूल्स को मैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ड्रॉ करके दिखाता हूँ। करें शुरू। बच्चों मीथेन तो मैंने लास्ट क्लास में करके दिखाया था, तुम लोगों को याद होगा, तो जल्दी से कर दूं एक बारी। मीथेन का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? CH4, यानी बीच में C है और आजू बाजू में 4 हाइड्रोजन है। क्लियर है? तो इसको कैसे बनाना है आप लोगों को ध्यान से देखो। मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4। बच्चों सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन। तो ग्राउंड स्टेट में पहले कार्बन को देखो। GS मतलब ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2। सबसे पहले s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s2। 2s2। फिर उसके बाद 2s ऑर्बिटल आएगा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। और उसके बाद आ जाएगा p ऑर्बिटल। बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए और 2 यहाँ पर आ गए, 2p2। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बच्चों? एक्साइटेड स्टेट में ये ऐसा थोड़ी रहेगा, कुछ एक्साइटमेंट आएगी इसके अंदर। जैसे हम लोग स्टिमुलाई शो करते हैं वैसे ही एटम्स भी स्टिमुलाई शो करते हैं अगर उसके आसपास के एनवायरनमेंट में कोई दूसरा एटम आता है, क्योंकि उसको उसके साथ रिएक्ट करना है। ठीक है? तो कार्बन के आजू बाजू में अगर 4 हाइड्रोजन एटम आएंगे तो वो कुछ करेगा ना, एक्टिविटी शो। तो होता है यहाँ पर ये कि उस स्टेट में कार्बन को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 6 ही रहेगा, एटॉमिक नंबर थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बच्चों? देखो 1s के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। समझ में आ गया? अब होगा ये कि जो 2s ऑर्बिटल है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा? 2p के अंदर। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले? 2। अब कितने बचे? 1। तो ये हो गया 2s1। और एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला गया। देखो p में 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, एक और आ गया 2p3। तो ये हो गया 2p3। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? अब सवाल ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर याद रखना, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ये बात समझ में आ गई? तो बच्चों चेक करो, एक s ऑर्बिटल है और कितने p ऑर्बिटल है? 3 p ऑर्बिटल है। इनको मिलाकर कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे? 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई? तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसा नजर आता है बच्चों? ऐसा। तो ऐसे कितने बनने वाले हैं? 4। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो अब बात करते हैं शुरू कार्बन के इसके मीथेन के मॉलिक्यूल की। तो बच्चों चेक करो, ये मान लो सेंटर है, यहाँ पे कार्बन का एटम है। तो कार्बन के क्योंकि हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकल कर आए? 4। तो एक ऑर्बिटल ये रहा
एक ये रहा, एक ये रहा, और चौथा एटॉमिक और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये रहा। समझ गए? तो ये है तुम्हारा कार्बन एटम सेंटर पे। क्लियर हो गया? अब आजू बाजू में 4 हाइड्रोजन एटम है। देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लाके डालता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लाके डालता है, तब ये फुलफिल होता है पूरा, इसीलिए बॉन्ड बन रहा है। ये बोला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा एटम आएगा? हाइड्रोजन का। लेकिन फिर हाइड्रोजन का भी आपको हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही अलग से। तो उसमें आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है, वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। उसके पास एक ही p ऑर्बिटल है और वो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही होता है। तो इसमें तुम क्या ही हाइब्रिडाइजेशन करोगे? इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा के कहाँ ले जाओगे? समझ में आया? तो यही एक s ऑर्बिटल पूरा का पूरा आकर यहाँ पर क्या हो गया? इसके साथ ओवरलैप हो गया। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही एक हाइड्रोजन का एटम नहीं है, ऑर्बिटल है ये। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, याद रखना। तो ये एटम नहीं बनाया मैंने, ये क्या है? कौन सा? s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, हो रहा तुम्हारे सामने। ऐसे ही एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों चेक करो, ये जो मैंने H H H H बनाए हैं, इन चारों H का एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा होगा s ऑर्बिटल, वो ओवरलैप हो जाएगा इन सबके साथ, हो जाएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा सर s के चारों ऑर्बिटल तो, हाइड्रोजन के चारों ऑर्बिटल तो s शेप के हैं, जो कि सच है। लेकिन कार्बन जो है उसके ऑर्बिटल तो अलग अलग शेप के हैं। ये s है, ये p है, ये py है, ये pz है ना? पर ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो चारों के चारों s है, नो डाउट। लेकिन कार्बन के जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल तुम्हें नजर आ रहे हैं ना, अब वो s और p नहीं रहे। अरे भैया वो ये बन गए, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए। देखो ना तुम्हारे सामने है। तो इसीलिए हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करेगा? कार्बन के एटॉमिक प्योर ऑर्बिटल्स के साथ नहीं, बल्कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ। बात समझ में आ गई? तो बात समझ में आ गई बच्चों? अब तुम लोग मुझे खुद बताओ, ये कौन सी ओवरलैपिंग है? हेड ऑन ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है? तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो क्या ये तुम्हें ऐसा नजर नहीं आ रहा जैसे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड बने हुए हैं और ये सभी सिग्मा बॉन्ड है? समझ में आ गया? और इन सब के बीच में एंगल कितना बनेगा बच्चों? 109.5 डिग्री। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, सब में इतना ही बनेगा। इसकी हेल्प तुम्हें कहां से मिलेगी? VSEPR से। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि इसकी शेप कैसी होती है बच्चों? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में जो एंगल बनता है यहाँ पे कितने डिग्री का बनता है? सभी में 109.5, 109.5 सभी में। क्लियर हो गया? अच्छा, मीथेन का जो ये मैंने मॉलिक्यूल बनाकर दिखाया है हाइब्रिडाइजेशन की मदद से, कुछ समझ में आया? पक्का? पता बच्चों ये मैं क्यों कर पाया? ये मैं इसलिए इतने आराम से कर पाया क्योंकि मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन पहले से ही पता थी। मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता थी कि मीथेन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यूज होती है बच्चों? sp3। दरअसल मुझे ये पता था, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था। सच्चाई यही है। अगर तुम्हें ये नहीं पता ना तो तुम्हें पक्का दिक्कत होने वाली है। फिर से देखो, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं sp3 था, तो मुझे पता है कि मुझे एक s और 3p लेने हैं, पार्टिसिपेट करवाने हैं। तो यहाँ पर बच्चों चेक करो, 2p एम्प्टी दिख रहे हैं, s तो एम्प्टी नहीं है। तो मैंने दिमाग लगाया, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाए तो यहाँ पे 3p और एक s खाली हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक sp3 बन जाएगा। और वही मुझे बनाना था, इसीलिए क्योंकि मुझे sp3 पता था, इसीलिए मैं ये कर पाया। आगे बात समझ में? तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता तो आपको दिक्कत आएगी। तो अब हम इथेन बनाएं, करें शुरू बच्चों। अब हम लोग इथेन बनाने जा रहे हैं। देखो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, एनसीईआरटी के अंदर ये तीन, सॉरी ये गड़बड़ हो गई है। हम लोग मीथेन के बाद इथेन और इथेन के बाद इथीन बना, एक सेकेंड, हम लोग ना इथीन बनाने जा रहे हैं।
और इथीन के बाद इथाइन बनाएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब मेरा पर्पस यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यही होता है ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अल्केन यानी एन के अंदर मिथेन आ जाएगा। ईन और आयन में सिंगल कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता। कभी सुना है मिथीन और मिथाइन? तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ना उनके बीच में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पर हम लोग इथीन बनाने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, यहाँ पर आएगा इथीन। देखो मैं ये तीनों इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि एक तो ये एनसीईआरटी में है तीनों, दूसरा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कैसे कैसे डिफरेंस मतलब क्रिएट करना है। और एनसीईआरटी में ये चीजें ना बहुत आगे पीछे दूर दूर दे रखी हैं, जबकि तीनों सिमिलर सेम क्लास की चीजें हैं, हाँ या ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसीलिए इन तीनों को एक साथ बना के दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें फर्क समझ में आए। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम इथीन की बात करें तो पहले मुझे बताओ इथीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C2H2। बहुत बढ़िया। अरे भैया 2 कार्बन है, उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है और दोनों के साथ 2-2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, हाँ या ना? तो C2H4 होता है इसका फॉर्मूला, ये तो मालूम हो गया। तो चलो भाई शुरू करते हैं, C2H4 बना के देखते हैं। अभी भी सेंटर में बच्चों कार्बन ही है, तो जल्दी, अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देख लो बच्चों। ग्राउंड स्टेट में कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो इसका एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 1s2 2s2 2p2 और 2p2, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को, हाँ या ना? अब बच्चों याद रखना, जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहेगा, और होगा क्या? होगा क्या? देखो 1s ऑर्बिटल ऐसा ही रहेगा, 1s2 2s में से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के जंप करके जाएगा या नहीं जाएगा? बोलो, बोल ही नहीं रहे। 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन 2p2 में चला जाएगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर जंप करके p ऑर्बिटल में चला जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, याद है कि भूल गए? तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये बन गया 2p3। समझ में आ गया? नहीं आ रहा समझ में? तो बच्चों चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने वाले हैं? आवाज नहीं आ रही, एक बच्चा बोल रहा है, सारे मिक्स करके बोल। एक तो ये 2s वाला और ये तीनों है ना, पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और सिर्फ 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई ना? यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता ना तो तुम्हें दिक्कत होने वाली है। मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता है, sp2 है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, यानी एक s और 2 p ऑर्बिटल चाहिए बस, बाकी कुछ भी दिख रहा हो दिखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो बच्चों चेक करो, अगर मैं एक s और 2 p ऑर्बिटल लेता हूं, खाली देखो p ऑर्बिटल में 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे, तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे या नहीं, हाँ या ना? और इनकी शक्ल कैसी होगी? ऐसी, ऐसे 3 बनेंगे। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? आ गई? अब बच्चों चेक करो, ये रहा कार्बन, मान लो यहाँ पर कार्बन है, तो ये पूरा कार्बन का ये हम स्टडी कर रहे थे। कार्बन के कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने? 3। तो एक ये रहा, एक ये रहा, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तीनों की शेप एक जैसी है ना, एक ये रहा और तीसरा ये रहा। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए? 3, सॉरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। पर बच्चों कार्बन कितने हैं जरा चेक करो, कार्बन भी तो 2 हैं भैया, इथेन बना रहे हो, कार्बन भी तो 2 हैं। तो ये जो आपने अभी कारनामा किया है ये सिर्फ एक कार्बन का था, उसके सामने एक और कार्बन भी है। तो बच्चों जो दूसरा कार्बन है, क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम अलग से करेंगे? उसका भी सेम यही होगा सब कुछ, यानी उसके पास भी 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। तो बना दो,
मान लो बच्चों यहाँ पर दूसरा कार्बन है, वो सामने वाला, वो वाला, समझ गए ना? तो इसमें भी 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3। कितने बच्चों को समझ में आ गया? आ गया। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था बच्चों कि देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होता है। तो हाइड्रोजन ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाला, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया। समझ में आ रहा है? यानी अगर एक कार्बन की बात की जाए तो चेक करो, यहां पर एक हाइड्रोजन का एटम आया अपना s ऑर्बिटल लेकर, और यहां पर आया, ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा दूसरे कार्बन के साथ भी सेम वही कहानी चल रही है। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल लेकर आएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और यहाँ पर बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा 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 सिग्मा, सिग्मा मतलब समझ गए ना बच्चों? चेक करो, अगर कार्बन के 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, अब ये हाइब्रिडाइज हो गए, अब इनको आप s और p नहीं बोल सकते, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट होने के बाद ये तीनों मिलकर ये 3 बन गए। उसमें 2 तो हाइड्रोजन ने डाल दिए इलेक्ट्रॉन, तीसरा वाला खाली नहीं रह गया ना? तो बच्चों ठीक से आंखें खोलो, तीसरा वाला यहाँ पर शेयर नहीं हो गया कार्बन कार्बन का? ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, क्या इन दोनों का यहाँ सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रहा? यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसने डाला? दूसरे वाले कार्बन ने। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई। पर सर एक बात समझ में नहीं आई, कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड था, यहाँ तो सिंगल नजर आ रहा है ना? तो मेरी बात और सुन लो ध्यान से बच्चों, एक s और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन ये वाला p ऑर्बिटल तो रह ही गया, नहीं आ रहा समझ? एक p ऑर्बिटल तो रह ही गया ना अभी। तो बच्चों ध्यान से सुनो, इस कार्बन के पास अभी एक p ऑर्बिटल बकाया है। अब वो px py pz कोई से, ये px है, ये py है, pz है। तो p ऑर्बिटल कैसा होता है बच्चों? बताया था ना p ऑर्बिटल ऐसा होता है, और वो z एक्सिस में लाई कर रहा है, तो p ऑर्बिटल तो ऐसा बनेगा पूरा, और इसका भी एक p ऑर्बिटल बनेगा। ऐसा बना लो, सीधा बना लो, क्योंकि टेढ़े में ना थोड़ा अजीब सा हो जा रहा है। ये रहा p ऑर्बिटल। अब ये p ऑर्बिटल यहाँ पे आंखों से तो दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, पर ये दोनों p ऑर्बिटल कौन सी ओवरलैपिंग कर रहे हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। समझ में आ गया? यानी ये वाला p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, वो आपको आंखों से नहीं दिख रहा है, पर एटॉमिक लेवल पे ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है। समझ गए? और जब ये वाली ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? अभी आ गया समझ में? तो ये अगर ठीक से देखोगे तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड। अभी कितने बच्चों को समझ में आ गया? आ गया? शायद अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्यों इस पर जोर दे रहा हूँ। अगर ये पता है तो ही कर पाओगे, अगर ये नहीं पता होता ना तो अभी तुम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि तुम लोग 1 s और 3 p पार्टिसिपेट करवा रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में। यहां से एक बात और दिमाग में फिट कर लो, सारे के सारे एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट जरूरी नहीं है कि करेंगे ही करेंगे। देखो यहाँ पर सारे कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये वाला कर रहा है? नहीं कर रहा। और कई बार ऐसा भी होता है जो फुल्ली फिल्ड है, यानी कि ये कई बार वो भी पार्टिसिपेट कर जाता है। समझ में आया? अभी तक कोई ऐसा एग्जांपल आया नहीं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, वरना मैं तुम्हें बता देता हूँ, एम्प्टी ऑर्बिटल जरूरी नहीं है कि सारे पार्टिसिपेट करें, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये देखो नहीं कर रहा तुम्हारे सामने, समझ गए? और कई बार ऐसा भी होता है कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, जैसे कि ये नजर आ रहा है, ये भी पार्टिसिपेट कर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ये उन्हीं 4 पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है जो कल हमने यहाँ पर पढ़े थे। ये 4 पॉइंट पढ़े थे ना, तो यही बात समझा रहा था मैं तुम्हें, चाहो तो दोबारा पढ़ लो। चलें आगे बच्चों, अब हम लोग इथाइन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेक करने वाले हैं। कोई मुझे इथाइन का फॉर्मूला बताएगा? C2H2। तो इसमें 2 कार्बन होते हैं, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ये तो पता होगा।
तो इसको बोलते हैं इथाइन। ये रहा इसका फॉर्मूला। अगेन यहाँ पर भी बच्चों सेंटर में कौन है? कार्बन, दोनों कार्बन। तो किसी भी एक कार्बन को ले लो, ग्राउंड स्टेट में वो ऐसा ही रहेगा या दोबारा बनाओ मिटा के? एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा जल्दी बताओ? 1s2 ही रहेगा। 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा 2p के अंदर, तो ये हो गया 2s1। पहले 2s2 था, अब 1 रह गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये 2p2 से 2p3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मुझे ये बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा और कौन कौन नहीं करेगा? अभी तुम्हें नहीं पता, तो अब समझ लो ये बात। इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आ गया? सिर्फ एक s और सिर्फ एक p, दैट्स इट। इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? सिर्फ sp। समझ में आ गया? अगर क्योंकि मुझे पता है पहले से, इसीलिए तो मैं उनको पार्टिसिपेट करवा रहा हूँ। अगर मुझे ये नहीं आता होता तो पक्का गलत हो जाता। अभी मैं भी एक s और तीनों p ले लेता। समझ में आ गई बात? तो बच्चों दिमाग लगाओ, यहाँ पे एक s और एक p ऑर्बिटल मिलाकर दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे या नहीं? हाँ या ना? अब कोई भी ऑर्बिटल हो भाई, शेप तो उसकी यही होने वाली है क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड है वो। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसा ही होता है, सही है? अब आप चेक करो, मान लो यहाँ पर एक कार्बन है। अब इस कार्बन के पास कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है बच्चों? दो। एक ये रहा और एक ये रहा। समझ गए? इसके ठीक सामने एक और कार्बन भी तो है। एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, तो यहाँ पर एक और कार्बन है। इसके पास भी दो इसके पास भी ठीक वैसे ही दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। एक ये रहा, दूसरा ये रहा। समझ गए? दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है। तो ये आप रफ में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को देख के तो बना रहे हैं हम। तो एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इसके पास आ गया, एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इसके पास आ गया, एज यूजुअल हमेशा की तरह। तो जरा चेक करो, यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और तो और यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कोई दिक्कत? तो आप चेक करो, अगर हम एक कार्बन की बात करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने लाके डाला है, सिर्फ इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर हम ठीक से देखेंगे तो वो दूसरे वाले कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से आया है, ये रहा। समझ में आया? ये मत सोच रहे दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे। एक कार्बन की बात हो रही है, एक कार्बन एटम के पास तो एक ही हाइड्रोजन है ना, तो एक ये पूरा एक ही कार्बन का चल रहा है। तो एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा वाला ये जो इलेक्ट्रॉन आया वो कहाँ से आया? जो सामने वाला कार्बन था उससे बॉन्डिंग बनाई ना यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई? अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर यहाँ पे ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ तो सिंगल ही बॉन्ड दिख रहा है, तो ये ट्रिपल कहाँ से आया? तो वो जरा ध्यान से देख लो बच्चों। अगर एक कार्बन एटम की बात की जाए तो चेक करो उसके पास दो p ऑर्बिटल अभी बकाया है, यानी इस कार्बन के पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है अभी बाकी? दो p ऑर्बिटल। तो मान लो ये रहा px, इस सॉरी px नहीं py, इसका भी एक py मैंने यहां बना दिया। बच्चों इन दोनों की कौन सी ओवरलैपिंग होगी? तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? समझ गए? और इसके पास एक pz भी तो बाकी है, और इसके पास भी एक pz बाकी है। इसका इसके साथ कौन सी ओवरलैपिंग होगी बच्चों? तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो ये कौन है? कार्बन। ये भी कौन है? कार्बन। और साइड में यहाँ पे बना दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसकी शेप है लीनियर। ये सिग्मा, ये सिग्मा, बीच वाला सिग्मा, ऊपर नीचे वाले पाई पाई। समझ में बात आई? कितने बच्चों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ चुकी है? चले आगे। चलो बच्चों एक मॉलिक्यूल और बना के देखते हैं, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 बनाए। अब पहले दिमाग लगाओ, अगर बेरिलियम यहाँ पर ये रहा तो इसके साथ दो क्लोरीन ऐसे ऐसे जुड़े होंगे और इसकी शेप लीनियर ही होगी ऑब्वियसली, हाँ या ना? तो बच्चों सेंटर पे कौन है? बेरिलियम। तो आप पहले बेरिलियम को पकड़ो। ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? अरे एटॉमिक नंबर कहां तक आते हैं तुम्हें?
118 तक याद करवाए थे ना, सब भूल गए। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर अगर 4 है तो चेक करो इसमें 1s2 1s2 2s2 2s2 और बाकी 2 भी बिल्कुल खाली है। खाली है 2p में कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया। तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है एक बार चेक करके बताओ। sp सिर्फ s और p, हाँ या ना। तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कराओगे, एक्साइटेड स्टेट में क्या करोगे? 2s2 से 2p में करवा देंगे। 2s2 से तुम अगर एक इलेक्ट्रॉन p में लेके जाओगे तो उससे होगा क्या? क्या होगा उससे? 2p1 हो जाएगा। 2s1 और 2p1 हो जाएगा, और यही हम चाहते थे, क्योंकि हमें पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp। तो कम से कम एक s और एक p तो कहीं से अरेंज करोगे ना, तो क्योंकि तुम्हें पहले से हाइब्रिडाइजेशन पता है उस हिसाब से अरेंज हो गया काम खत्म। अब इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, दिमाग लगाना बस। एक s एक p मिलकर 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। एक ऑर्बिटल अगर ऐसा दिखता है तो 2 कैसे दिखेंगे, ऐसे। ये कौन है बच्चों, ये बेरिलियम है, उसी का तो पढ़ रहे हैं, समझ गए। और बच्चों बेरिलियम के साथ साथ साइड में क्लोरीन कितने हैं, 2। तो अब तुम्हें क्लोरीन का भी हाइब्रिडाइजेशन करना है अलग से, पहले पता है ना, अगर नहीं पता तो जान लो ये बात। तो होगा ये, कुछ मुश्किल नहीं है, पहले ध्यान से सुनो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, ये रफ में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें भी ऐसे ही करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नियॉन 3s2 3p5, सही है। 3s2 का मतलब ये हो गया, और 3p5 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5, समझ गए। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जो खाली है, लास्ट वाला नाम क्या है, नाम बताओ। 3p P। इसका मतलब जो आजू बाजू से जो क्लोरीन आ रहे हैं ना, क्लोरीन का पूरा एटम नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ऑर्बिटल आ रहा है, और वो भी कौन सा वाला, P वाला। तो P ऑर्बिटल में तो पूरा ही बनाना पड़ता है ये ऐसे करके। तो कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, हेड ऑन हो रहा बन गया BeCl2। शेप क्या है इसकी, लीनियर। अब इसके साइड में एक और बनाऊंगी इसके जैसा है, समझ गए, यही तो है। चेक करो बुक में यही दिया हुआ है कि सब कुछ, बुक में यार लाइनें लिखी हुई है इतनी सारी की पूछो मत, लेकिन तुम्हें एग्जाम में क्या करना है, समझ गए। चलें आगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में भी मैं तुम्हें यही समझाऊंगा। मैं कुछ और मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मॉलिक्यूल की शेप और ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें भी घर पे ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स में यही काम करना है, समझ में आ गया। और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में sp3d और sp3d2 इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल भी इंक्लूड हो जाएगा, समझ में आ गया। अब तुम्हारा काम यहाँ पर पता है क्या है, मैं बता देता हूँ, पहले सुन लो ध्यान से। जो भी मॉलिक्यूल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उन्हें तो कहीं से भी घोल के पी जाओ, वो तो तुम्हें आने ही चाहिए हर कीमत पे, उसमें तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। और वो कौन कौन से मैं बता देता हूँ, वो ये तीनों हैं सबसे पहले तो। इसके अलावा अमोनिया का नाम तुमने बार बार सुना होगा, अमोनिया चेक करो, VSEPR थ्योरी में भी था ये, चेक करो NH3 वहां पर भी था, जब उसमें NH3 और NF3 में डिफरेंस पूछा गया था डाइपोल मूवमेंट का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वाटर है ना, BeCl2 ECl5 PF5 SF6 एक्सेट्रा, ये तो भाई तुम्हें आने ही चाहिए, ये समझ लो, ये तो तुम्हें हर कीमत पे आने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, पहला काम। दूसरी बात, क्योंकि अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा
कि बिना हाइब्रिडाइजेशन के कोई भी मॉलिक्यूल तुम नहीं कर सकते। तो क्यों ना एक टेबल बनाया जाए, एक ऐसा टेबल, यहां से देखो, ये तो लिख लोगे ना, इरेज कर दूं? क्यों ना एक ऐसा टेबल बनाए, ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है, करना हो तो करना, नहीं तो बाहर में जाओ। मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हर चीज़ थाली में परोस के नहीं दे सकता, थोड़ी सी मेहनत तुम्हें भी करनी है। तो ये काम तुम्हारा है, पढ़ना हो तो कर लेना, नहीं तो फिर बेटा आराम से घूमते रहो। यहाँ पे तुम्हें लिखना है हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे लिखना है मॉलिक्यूल्स। तो कितने टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और एक d2 sp3d होता है। तो वो दुनिया के सारे मॉलिक्यूल जो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, अगर मैं इस टेबल में ही लिख डालूं और याद कर लूं तो मेरा काम आसान नहीं हो गया। जैसे मुझे पता है कि यहाँ पर अब इथेन मिथेन आएगा और इथेन भी आएगा और एन वाले सारे आ जाएंगे, प्लस इसके अलावा और भी अगर कोई होता है, कौन होता है? BeCl2, BeF2। मेरी बात समझ में आ रही है? जो आपने मीथेन का बोला वो sp3 नहीं शो कर रहा? कैसे? अच्छा एन हाँ, लिखा, अच्छा सॉरी मिथाइल ये एन वाले हो गए। sp में आ जाएगा C2H2 और यहाँ पर आ जाएगा आयन, यानी C3H6। समझ में आ रहा है? ये आयन वाले sp में आते हैं सारे। तो ऐसे ही वो सारे मॉलिक्यूल इसमें अगर मैं पहले से ही लिख लूं और मुझे उनकी हाइब्रिडाइजेशन पता हो, जैसे एग्जाम में कोई मॉलिक्यूल तुम्हें दे दिया और तुम्हें उसकी हाइब्रिडाइजेशन पहले से ही पता है, तो तुम्हारा तो काम वहीं खत्म हो गया, आसान हो गया। समझ में आ गया? ये काम तुम्हें करना है, इसके लिए मॉडर्न एबीसी तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी। समझ में आ गया? और एक बात, बहुत ज्यादा ऊट पटांग और बाहर के फालतू के मॉलिक्यूल मत पढ़ डालना, पहले एनसीईआरटी वाले क्लियर करो, उसके बाद मॉडर्न एबीसी में जो दिए हुए हैं वो करो। फिर कोई अगर आता है समझ में नहीं आता है मेरे से पूछना। नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत? चले आगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।